अभी तक हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम और लास्ट क्लास में हम नेशनल इनकम का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, सर्कुलर फ्लो और मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। आज हम नेशनल इनकम के अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं? किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात, ज्योग्राफिकल बेस। दूसरा होता है पॉलिटिकल बेस। पॉलिटिकल बेस, किसी भी देश की टेरिटरी जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होता है ज्योग्राफी का बेस, एक होता है पॉलिटिकल का बेस। अगर हम बात करें इंडिया की टेरिटरी की, बात करें कि भारत की कौन सी टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं, तो दो तरीके से। एक जो ये इंडिया का मैप है, इसके अंदर हमारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, ये जो एरिया है वो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। अब एक एरिया वो होता है जो इंडिया की ज्योग्राफी से बाहर है बट डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो होता है पॉलिटिकल बेस पे। जैसे ये यूएसए मान लो, यूएसए के अंदर वाशिंगटन डीसी उनकी एक स्टेट्स है, वहां पर एक जगह है जहां पर एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग जो है वो इंडियन एम्बेसी की है, इंडियन एम्बेसी की है। अब ज्योग्राफिकली देखोगे तो ये जो टेरिटरी है वो यूएसए की है, बट जो ये इंडियन एम्बेसी है, ये जो इंडियन एम्बेसी का बेस है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है? इंडिया की। ज्योग्राफिकली इट इज अ टेरिटरी ऑफ यूएसए, बट पॉलिटिकली और डोमेस्टिकली ये इंडिया के पार्ट है। तो किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है अगर दूसरे देश के अंदर है, तो वो जिस भी देश की एम्बेसी है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। अगर इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, पाकिस्तान में है, रशिया में है, चाइना में, जापान में, किसी भी देश में है, इंडिया की एम्बेसी है, तो ज्योग्राफिकल एरिया वो हमारा नहीं है, पर डोमेस्टिकली एरिया वो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल बेस। अगर हम बात करें तीसरी, तो एक ज्योग्राफी बेस हो गया, दूसरा इंडियन एम्बेसी इन अदर कंट्री हो गया, तीसरा फॉर एग्जांपल ये जो शिप है वो इंडिया का शिप है और ये एयरलाइन है, मान लो ये इंडियन एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन है। इंडियन एयरलाइन फ्लाई करती है इंडिया और रशिया के बीच में। तो अब ये जो इंडिया एयरलाइन है, अगर वो इंडिया, उसका एयरपोर्ट इंडिया में है, मानो ये फ्लाई करके इंडिया में इसने एयरपोर्ट पे प्लेन लगाया, तो इंडियन एयरपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ, ज्योग्राफिकली भी इंडिया का है और डोमेस्टिकली भी है। बट अगर ये प्लेन रशिया मॉस्को जाके वहां के एयरपोर्ट पे फ्लाई करता है, अब ये एयरपोर्ट पर है, अब एयरपोर्ट रशिया का जो एयरपोर्ट है इट इज अ पार्ट ऑफ रशिया, बट ये जो प्लेन रशिया में इस समय खड़ा है इट इज अ डोमेस्टिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो तीन बातें ध्यान रखनी है जो इंडिया की टेरिटरी में आएगी या किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड होगा। एक तो वहां का ज्योग्राफिकल एरिया, दूसरा वहां का उसकी एम्बेसी, और तीसरा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब ऐसी कौन सी टेरिटरी है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होती? पहला है अदर कंट्री एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कैपिटल दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एक जगह है चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी में आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारी एम्बेसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, चाणक्यपुरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट दिल्ली चाणक्यपुरी के अंदर जो यूएसए की ये बिल्डिंग बनी हुई है, कहने के लिए इंडिया की टेरिटरी ज्योग्राफिकली, बट ये जो एम्बेसी है वो यूएसए की है, तो इस पे इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हो गई? यूएसए की हो गई। तो अगर इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, चाणक्यपुरी के अंदर किसी भी देश की एम्बेसी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी भी देश का मिलिट्री कैंप लगा इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो जो मिलिट्री कैंप लगा हुआ है वो भी इंडिया की टेरिटरी नहीं होगी। तीसरा, कोई भी वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है या यूएन है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई भी हेडक्वार्टर या ब्रांच किसी भी देश में होती है, तो वो उस देश की टेरिटरी नहीं कहलाती। फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड बैंक का कोई ब्रांच या हेडक्वार्टर अगर दिल्ली में होता, तो वो हमारी टेरिटरी नहीं कहलाती, वो वर्ल्ड बैंक की टेरिटरी कहलाएगी, इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाएगी। तो हमें नॉर्मल ये बात रखनी है कि तीन चीजें हमारी टेरिटरी में आती हैं। एक तो ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का मैप है वो, दूसरा अम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी इन अदर कंट्री, ये भी हमारा पार्ट है, तीसरा शिप एंड एयरक्राफ्ट, शिप एंड एयरक्राफ्ट हमारा पार्ट है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती? जो नहीं आती वो है अदर कंट्री एम्बेसी इन इंडिया, अदर कंट्री
एम्बेसीज इन इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मिलिट्री बेस कैंप लगा हो, मिलिट्री का बेस कैंप लगा हो, वो भी हमारा पार्ट नहीं है। और तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी हेडक्वार्टर हो गया या कोई ब्रांच होगी, वो भी हमारा पार्ट नहीं है। तो ये तो आपको सुन में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस का आप इतना समझो, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल ये इंडियन है, ये इंडियन है, ए, इसका नाम ए है और ये इंडियन है, और ये इंडिया में पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ने लिखने के बाद ये जॉब करने के लिए अमेरिका चला जाता है, यूएसए चला जाता है। अब ये यूएसए के अंदर रह रहा है और इसको यूएसए में रहते रहते 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए, और वहीं पे वो अपनी इनकम को अर्न करता है, वहीं पर अपने खर्चे करता है और वहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? एनआरआई हो जाएगा। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या हो जाएगा? ये नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो जाएगा। बट अभी रेजिडेंस कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी देश में 1 साल से ज्यादा रहता है, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहता है और उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट उसी देश के अंदर है, तो वहाँ का रेजिडेंस हो जाता है। अगर ये इंडियन इंडिया को छोड़कर अमेरिका में रह रहा है, उसको 3 साल हो चुके हैं, तो मोर देन 1 ईयर हो चुका है, और ये वहाँ इनकम भी कमाता है, एक्सपेंडिचर भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी वही करता है, इसका मतलब इसका इकोनॉमी इंटरेस्ट भी अमेरिका में है। तो ये अब नॉर्मल रेजिडेंस हो गया अमेरिका का, और सिटीजन कहाँ का है? सिटीजन इंडिया का ही रहेगा। तो रीजन ये इंडिया का रहेगा और रेजिडेंस अमेरिका का हो जाएगा, और इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया का रेजिडेंस नहीं है, अब ये अमेरिका का रेजिडेंस है। तो नॉर्मल रेजिडेंट की अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई भी इंसान जो रिसाइड करता है किसी भी कंट्री में मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, और उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट उसी देश के अंदर है, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंस। तो अब ये इंसान जो है वो नॉर्मल रेजिडेंस हो गया अमेरिका का। क्लियर है वाली बात? अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर कोई बाहर से घूमने के लिए आया, फॉरेन टूरिस्ट आया है, विजिटर आया है, या किसी को पढ़ाई करने के लिए इंडिया में कोई पढ़ाई करने आया है, या हॉलिडे के लिए आया है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो ये इंडिया के रेजिडेंस नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी अगर घूमने आएगा तो साल भर तो नहीं घूमेगा। अगर मान लेते हैं कि तो 1 साल से घूम भी रहा है, 1 साल से ज्यादा उसे घूमते हुए भी गया, ट्रैवलिंग करते हुए भी हो गया, बट उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट तो इंडिया में नहीं है। तो दो बातें होनी बहुत जरूरी है। पहली बात कि मोर देन 1 ईयर रिसाइड करे, और दूसरी बात 1 साल उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट इसी कंट्री के अंदर हो। तो फॉरेन टूरिस्ट का इकोनॉमी इंटरेस्ट कंट्री में नहीं होता, और ना ही कोई 1 साल से ज्यादा घूमता है कि लगातार कंटिन्यूस आप इंडिया के अंदर 1 साल से रह रहे हो, वो भी टूरिस्ट पर्पज से, ऐसा तो नहीं होता। तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हो गए, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। अब जो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, अब कोई एम्बेसडर है या डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट और एम्बेसडर वो होते हैं जो एम्बेसीज में बैठते हैं, हाई ऑफिशियल्स होते हैं। अब ये जो इंडिया के अंदर चाणक्यपुरी है, दिल्ली दिल्ली में चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी में यूएसए की एम्बेसी है, इसमें यूएसए के डिप्लोमेट बैठे हैं और 2 साल से यहीं पर हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये टेरिटरी ज्योग्राफिकल इंडिया की है, पर डोमेस्टिकली ये किसकी टेरिटरी? यूएसए की। तो अगर यूएसए की टेरिटरी में कोई भी अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो वहां की इकोनॉमी इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, यूएसए के लिए कर रहा है, ना कि इंडिया के लिए। इसलिए कोई भी फॉरेन स्टाफ जो एम्बेसी का है और डिप्लोमेट है, वो भी हमारी टेरिटरी का, हमारी नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात, डब्ल्यूएचओ है, यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका अगर हेडक्वार्टर किसी देश के अंदर है, या कोई ब्रांच किसी देश के अंदर है, और वहां पे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो 2 साल से काम कर रहे हो, चाहे 3 साल से काम कर रहे हो, वो हम किसी भी देश के रेजिडेंस नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंटरनेशनल एरिया। वो इंटरनेशनल एरिया के रेजिडेंस कहलाते हैं। फोर्थ है बॉर्डर वर्कर्स। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का, सॉरी, इंडिया पाकिस्तान रहने दो, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, तो कुछ लोग नेपाल से इंडिया आते हैं काम करने के लिए, कुछ लोग इंडिया से नेपाल जाते हैं काम करने के लिए। रेगुलर उनका आना जाना रहता है, और कुछ लोग यहाँ पे बस भी जाते हैं कि नेपाल के पर इंडिया के यहाँ बस गए, या कुछ लोग इंडिया के यहाँ जाके नेपाल के यहाँ बस गए। तो अब ये लोग जो, अब यहाँ पे देखो एक बार क्या लिखा है, हु लीव दी नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, ऐसा कोई भी इंसान जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहता है और क्रॉस करता है बॉर्डर को, क्रॉस करता है बॉर्डर को रेगुलर बेस पे वर्क के लिए, दे आर ट्रीटेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव। अगर कोई नेपाल का व्यक्ति यहाँ पर है, वो इंडिया में रेगुलर आना-जाना करता रहता है, उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट हो सकता है इंडिया के अंदर हो, बट वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाएगा। तो नॉर्मल सी आपको 4 बातें याद रखनी है। नॉर्मल रेजिडेंस के अंदर आपको इतना याद रखना है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी देश में 1 साल से ज़्यादा रहता है, उसका इकोनॉमी इंटरेस्ट वहीं पर है, वो नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। 4 लोग नॉर्मल रेजिडेंस की कैटेगरी में नहीं आते, फॉरेन टूरिस्ट,
डिप्लोमेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बॉर्डर वर्कर्स। आपको ये बातें याद रखनी है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इंडिया के अंदर दो तरीके से दी जाती है। एक बाय बर्थ, अगर कोई चाइल्ड बच्चा वो इंडिया में जन्म लेता है तो उसको ऑटोमेटिक इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है इंडिया की सिटीजनशिप। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर कोई बॉर्न होता है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी इंडिया के लॉ में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, उसको इंडिया सिटीजन मिल जाएगी। तो अगर हम देखें, सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। जो सिटीजनशिप है एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जो बेस होता है प्लेस ऑफ बर्थ के या फिर लीगल प्रोविजन के। अब प्लेस ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो व्हेन अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्म लेता है, पर्सन इंडिया में जन्म लेता है, तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। अगर कोई बॉर्न होता है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, तब उसे जो भी लॉ लिखा होगा, इंडियन लॉ के अंदर जो भी चीजें लिखी होंगी, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो दो तरीके हैं, बाय बर्थ और बॉर्न आउटसाइड द इंडिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। देखो सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आप कमाते हो। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपने कमाई होती है, आपने अर्न की होती है। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो विदाउट विदाउट रेंडर रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव वर्क, एनी प्रोडक्टिव वर्क। आपने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, आपको बिना कमाए मिल गई। ये एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप प्रोडक्शन के कार्य में लगते हो, जो भी प्रोडक्शन का काम होता है उसमें लगते हो, और उसके बाद पैसे को कमाते हो। और ट्रांसफर इनकम वो होती है विदाउट रेंडर एनी प्रोडक्टिव सर्विस। आपने कुछ नहीं किया, घर पे खाली बैठे हो और आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे कि स्कॉलरशिप, पेंशन, पॉकेट मनी। जैसे आपको हर महीने आपके घर वाले पैसे देते होंगे, क्या वो पैसे आपने कमाए हैं? कोई काम किया था, उस काम के बदले मिले? नहीं। आप घर पे बैठे हो, घर पे बैठे बैठे आपको पैसा मिल रहा है, यह है ट्रांसफर इनकम। ये आप बिना किसी प्रोडक्टिव वर्क के भी मिल जाता है। पेंशन है, स्कॉलरशिप है, सब्सिडरी है, पॉकेट मनी है, ये ट्रांसफर इनकम है। और फैक्टर इनकम वो होती है जो आपने कमाई होती है, जिसके लिए आपने कोई काम किया होता है। ठीक है, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब एक बार डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। फैक्टर सर्विस, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस देखो। सबसे पहली बात वही, ये वो इनकम होती है जो आपने कमाई होती है प्रोडक्शन में काम करके। ये वो इनकम होती है जो आपको विदाउट डूइंग एनी सर्विस, आपने कोई फैक्टर सर्विस नहीं की पर आपको मिल गई। इसे रिसिप्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसे अर्निंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में ऐड होती है। ट्रांसफर इनकम ना तो नेशनल इनकम में ऐड होती है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में ऐड होती है। फैक्टर इनकम का रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एग्जांपल है। स्कॉलरशिप, पेंशन और पॉकेट मनी इसका एग्जांपल है। सिंपल सी आपको बात याद रखनी है, अगर डिफरेंस याद करना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपने प्रोडक्शन में कार्य करके कमाई होती है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो बिना कमाए आपको मिल जाती है। फैक्टर इनकम का एग्जांपल है रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है। इसका फैक्टर का हो गया। ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है स्कॉलरशिप, पेंशन और पॉकेट मनी। अगर आप बात करोगे फैक्टर सर्विस या फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, कमाना पड़ता है, और ये कमाना नहीं पड़ता। फैक्टर इनकम को आप ऐड करोगे नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। और जो ट्रांसफर इनकम होगी ना तो नेशनल इनकम में ऐड होगी, ना ही डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं गुड्स। गुड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात करते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं या तो कंजप्शन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा कोई भी गुड जिसका हम यूज करेंगे या तो कंजप्शन करने के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजप्शन कौन करेगा? हाउस होल्ड। देश के अंदर जो कंजप्शन करते हैं वो हाउस होल्ड करते हैं। हाउस होल्ड कौन होते हैं? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करती है। तो कहने का मतलब ये है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं या तो कंजप्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं कंजप्शन का एग्जांपल लूं, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। एक जो कंज्यूमर है उसने मिल्क को परचेज किया, अब वो क्या करेगा? मिल्क को या तो पिएगा, सीधा कंज्यूम करेगा, या चाय बना के पिएगा। तो मिल्क क्या है? डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो आप, इसलिए क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। अब सेकंड क्या है? कार मानो या मशीन, एक मशीन परचेज कर ली आपने, मशीन परचेज बाय फर्म। एक मशीन परचेज कर ली फर्म ने, अगर मशीन को परचेज किया फर्म ने तो ये क्या है? उसके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो ये हाउस होल्ड हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम या तो रीसेल के लिए करते हैं या फिर फर्दर
प्रोडक्शन के लिए करते हैं। 2 काम है, या तो रीसेल आगे बेचना है या उससे फर्दर प्रोडक्शन करना है, उसकी हेल्प से कुछ और बनाना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक डेयरी शॉप वाला है, डेयरी वाले ने मिल्क को खरीदा, वो मिल्क उसने क्यों खरीदा है? वो आगे क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा, ठीक है? मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल। या कोयला है, एक फैक्ट्री ने कोयला खरीदा है, अब कोयले से वो क्या करेंगे? बिजली बनाएँगे या कुछ ना कुछ और काम करेंगे, तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए है। तो ध्यान रखना है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम या तो कंजप्शन करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको या तो रीसेल करते हैं या फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। अब एक चीज़ मैं और सुनाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर ए है, जिसने कॉटन को प्रोड्यूस किया, अपने खेत में कॉटन को उगाया, क्रॉप को उगाया, और उसने ₹2000 का बी को बेच दिया। ए ने बी को कॉटन बेच दिया, ठीक है? ₹2000 का। बी क्या है? बी का काम है धागा बनाने का। बी ने क्या किया? उसका थ्रेड बनाया, धागा बनाया, उस कॉटन से धागा बनाया और सी को बेच दिया ₹3000 का। ठीक है जी। सी ने क्या किया? सी की फैक्ट्री है, उसने उसको क्लॉथ बनाया और अपनी शॉप पर क्लॉथ बना के उसने, एक जो डी है कंज्यूमर, उसको ₹4500 का बेच दिया। अब आप देखो, कॉटन से क्या बना? थ्रेड बना, मतलब फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। थ्रेड से क्या बना? क्लॉथ बना, मतलब फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। ये जो एबीसी यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट गुड्स है, जो प्रोसेस ए बी सी में चला, इट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि यहाँ पे फर्दर प्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब डी इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर ने लिया और उस कपड़े को पहन लिया, यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब ये क्या है? फाइनल गुड है। तो ए बी सी इज अ इंटरमीडिएट गुड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, डी इज अ फाइनल गुड फॉर कंजप्शन बेस। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब एक बार और देखो, जब ए ने बी को दिया कॉटन, उसने क्या किया? आगे उसको प्रोडक्शन कर दिया। बी ने क्या किया? प्रोडक्शन कर दिया सी को देकर। डी ने क्या किया? डी ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया। इसका मतलब जो ए बी सी है, यहाँ पर जो भी गुड्स है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर होता है, इसमें आगे फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है। और जो कंज्यूमर है, इसने कंज्यूम कर लिया, अब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन बाउंड्री नहीं है, ये क्रॉस कर चुका है प्रोडक्शन बाउंड्री को। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस। क्या फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ फाइनल गुड्स क्या होता है, तो आपको अभी भी याद है सर, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज या तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं या फिर कंजप्शन के लिए करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका या तो आप आगे बेचोगे, रीसेल करोगे या फर्दर प्रोडक्शन करोगे। अब जो फाइनल गुड्स हैं, वो क्रॉस कर चुके हैं प्रोडक्शन बाउंड्री को। अभी-अभी आपने देखा, डी कंज्यूमर, कंज्यूमर ने क्लॉथ को पहना, यूज़ किया, आगे प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये क्रॉस कर चुका होता है प्रोडक्शन बाउंड्री को। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर होते हैं, इसमें फर्दर प्रोडक्शन होता रहता है। फाइनल गुड्स को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में भी, डोमेस्टिक इनकम में भी। इंटरमीडिएट गुड्स को हम ऐड नहीं करते, ना तो नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ना ही डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं। एग्जांपल आपने अभी देख ही लिया है। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा, आपको सिंपल सा याद करना है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कंजप्शन करते हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म करेगी, कंजप्शन हाउस होल्ड करेगा। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका या तो रीसेल होता है या फर्दर प्रोडक्शन होता है विद इन दी सेम ईयर। अब जो फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर चुके होते हैं, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। फाइनल गुड्स को आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हो, और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको ना तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड किया जाता है, ना ही नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल आपने देख ही रखा है। अब अगर मैं बताऊं फाइनल गुड्स, अब फाइनल गुड्स भी आप एक बार देखते हैं क्वेश्चन। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा फाइनल गुड है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मशीन परचेज बाय अ फर्म, एक मशीन फर्म ने खरीदी। अगर फर्म कोई मशीन खरीदती है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका मतलब क्या है? वो आपके लिए फाइनल गुड्स है। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाय अ स्कूल कैंटीन, एक स्कूल का कैंटीन है, उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी है। और वो क्या करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक का? वो क्या करेंगे? रीसेल करेंगे बच्चों को, रीसेल करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक बच्चों को। अब रीसेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लॉथ परचेज बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, एक हाउस होल्ड है, कंज्यूमर, उसने कपड़े खरीदे हैं, और कपड़े खरीदे किस लिए खरीदे? कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा, इसका मतलब वो क्या है? फाइनल गुड है। कोल परचेज बाय फैक्ट्री, एक फैक्ट्री ने कोयला खरीदा, क्या करेगा? फर्दर प्रोडक्शन करेगा उससे, इसका मतलब क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। बुक परचेज बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट ने बुक परचेज की है, अब वो क्या करेगा इसका? अगर एक स्टूडेंट ने बुक खरीदी है, इसका मतलब वो पढ़ेगा, कंज्यूम करेगा, फाइनल गुड है। अगर यहीं पे मैं बता दूं, एक कंडीशन और बनाता हूं, बुक परचेज्ड बाय अ पब्लिशर,
एक पब्लिशर ने बुक खरीदी है, या मान लो बुक की जगह पेपर है, बुक नहीं है पेपर। पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, एक पब्लिशर है जिसने पेपर खरीदा है या प्रिंटर खरीदा है, तो वो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अगर किसी ने पेपर खरीदा है, पेपर से वो क्या क्लियर है वाली बात यहाँ तक? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब जो फाइनल गुड्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। आपने पढ़ा फाइनल गुड्स या तो कंजप्शन के लिए होगा या इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। अगर आप कंजप्शन के लिए कर रहे हो, इसका मतलब है वो कंजप्शन गुड्स हो गए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो वो कैपिटल गुड्स हो गए। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फर्म करेगी। कंजप्शन कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। अब एक बार पढ़ते हैं, देखो। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है और सेटिस्फाई होता है, जैसे ब्रेड है, बटर है, शर्ट है, पेन है, टेलीविजन है, फर्नीचर है। इन सब चीजों को हम डायरेक्टली यूज करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। कहने का मतलब है कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी। जैसे कि मशीनरी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल, अगर आप हाथ से क्लॉथ बनाते हो, हाथ से मतलब शर्ट बनाते हैं, एक शर्ट है। अगर आप शर्ट को हाथ से बनाओगे तो हो सकता है एक दिन में एक ही शर्ट बना पाओ, एक दिन में एक ही शर्ट बना पाओ। अगर आप शर्ट बनाने के लिए मशीन, सिलाई मशीन आती है, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन आती है, उसको परचेज कर लोगे, तो उस मशीन की हेल्प से आप एक दिन में हो सकता है 100 शर्ट बना लो। तो शर्ट ने क्या किया, अब मशीन ने क्या किया, आपके शर्ट के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। तो मशीन इज अ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट। समझ में आ चुका होगा आपको? अब मैं अगर बात करूं कंजप्शन गुड्स की, कंजप्शन गुड्स आगे डिवाइड हो सकते हैं और पार्ट में, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। अगर आप ड्यूरेबल गुड्स की बात करोगे, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, अलमीरा है, आप एक बार खरीद लो, 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल तक चल जाती है, कई बार 5-10 साल आराम से चलती है। सेमी ड्यूरेबल वो होती है जो बहुत लंबे समय तक तो नहीं चलती, पर कम समय तक भी नहीं चलती, एक मीडियम टर्म तक चलती है। ना तो वो 20 साल चलने वाली है, ना ही 1 साल में खराब होने वाली है। ऐसी चीजें जो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चल जाती है, जैसे कपड़े हैं, शूज़ हैं, आपके जूते हैं, बैग है, ये सब चीज़ें होती हैं जो एक मिड टाइम तक चल जाती है। ना तो बहुत ज़्यादा चलेंगी, ना बहुत कम चलेंगी, ठीक है? एक होता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका सिंगल एक्ट होता है, सिंगल एक्ट ऑफ यूज़, मतलब एक बार आप यूज़ करोगे, काम उसका खत्म। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये ठीक है, ब्रेड, ये वो सब चीज़ें एक बार आपने कंज़्यूम किया, खत्म। सर्विसेज़, सर्विसेज़ वो होती हैं इंटेंजिबल, मतलब ना तो जिनको देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, जैसे सर्विसेज़ होती हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं, जिसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, तो वो सर्विसेज़ की बात हो रही है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। तो कैपिटल गुड्स हमने पढ़ा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में, ठीक है जी। लेस जैसे कि मशीनरी, जैसे कि मशीनरी। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देखो आप। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो फ्यूचर में फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, जैसे मैंने बताया ही आपको कि दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फ्यूचर में हेल्प करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, और इसका जो लाइफ टाइम तक चलता है, लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर का मतलब है कैपिटल गुड्स मशीन्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। ड्यूरेबल मतलब ऐसा नहीं कि आपने मशीन आज खरीदी 2 साल में खराब हो जाएगी या 10 दिन में खराब हो जाएगी। ज़्यादातर मशीन की जो टाइम पीरियड होता है ड्यूरेबल होता है। 5 साल 10 साल तक मशीनें आराम से चलती हैं। दूसरी बात, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब भी हम कुछ चीज़ प्रोडक्शन प्रोसेस में करते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते। इनकी हेल्प लगती है, इनकी ज़रूरत टाइम के साथ उतनी ही पड़ती है, बढ़ती जाती है। तीसरा, कि जो ये मशीनरी होती है, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की वैल्यू का कम होना। मशीन को आप 2 साल यूज़ करोगे, 3 साल यूज़ करोगे, 5 साल यूज़ करोगे, 10 साल यूज़ करोगे, मशीन जल्दी खराब तो नहीं होगी, पर वो मेंटेनेंस माँगेगी, रिपेयर माँगेगी, ऑयल माँगेगी। तो टाइम टू टाइम इसको रिपेयर और मेंटेन करना पड़ता है। फोर्थ बात, दे हैव, ये बात समझने वाली है, दे हैव ड्राइव डिमांड एज़ देयर डिमांड इज़ ड्राइव फ्रॉम डिमांड फॉर अदर गुड। इसका मतलब इतना सा है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन। सिलाई मशीन की डिमांड जभी होगी जब मार्केट में कपड़ों की डिमांड होगी। तो इसकी डिमांड
सिलाई मशीन की जो डिमांड होती है वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है क्लॉथ की डिमांड पर। अगर मार्केट में कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो लोग कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और कपड़े को प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगेगा? मशीन ही लगेगी, तो लोग मशीन को ज़्यादा खरीदेंगे। तो मशीन की डिमांड जभी होगी जब कपड़े की डिमांड होगी। तो कहने का मतलब है इसकी जो डिमांड ड्राइव होती है, वो अदर गुड्स से होती है, दूसरे गुड्स से होती है। क्लियर है ये वाली बात? समझ में आ चुका होगा आपको यहाँ तक? ठीक है जी।